नमस्कार मित्रों, विजन लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी का जो कार्यशाला चल रही है उसमें आज हमारा समास का प्रकरण स्टार्ट होगा और हम समास को जो है खासतौर से हिंदी के समास को हम विधिवत तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग पहले समाज के बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद की कहानी आगे स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि समास क्या है, समास का शाब्दिक मतलब क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास के बारे में जानकारी करने के लिए कुछ बेसिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, उनको पहले हम समझेंगे। उसके लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि समास का अर्थ क्या होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि समास का अर्थ होता है आपस में मिल जाना। अब कोई चीज़ें मिलेंगी कब? जब अलग रहेंगी। तो अलग कब रहेंगी या किसके माध्यम से अलग होती हैं, उस बात को पहले हम यहाँ पे समझेंगे। समास और संधि में क्या अंतर होता है, अगर पहले हम उन दो चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे कि समास में संधि से क्या अंतर आ रहा है। तो जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि जब संधि होती है हमारी, संधि और समास में पहले हम कुछ अंतर को समझते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ों को आगे क्लियर कर पाएंगे। ये हमारा क्या है, समास है। संधि क्या होती है यहाँ पर पहले आप समझ लेते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? दो वर्णों का मेल होता है। जैसे संधि विच्छेद वाला जो शब्द होता है वो प्लस के पहले और प्लस के बाद, यानी एक शब्द प्लस साइन के पहले लगा होता है और एक शब्द प्लस साइन के बाद में लगा होता है। तो प्लस साइन के पहले जो शब्द लगा होता है उसका कोई एक शब्द होगा, अगर कोई शब्द होगा तो उसका कोई अंतिम अक्षर होगा। जैसे अगर कहीं राम लिखा हुआ है तो राम में राम म अंतिम अक्षर आ रहा है, इसका मतलब अगर राम को हम यहाँ लिख दिए हैं तो म अंतिम में आ रहा है। तो यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और यहाँ पे कोई शब्द लिखा होगा उसका कोई पहला अक्षर होगा, यानी ये दूसरे शब्द का जो है पहला अक्षर। जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर यानी वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ क्रिया करके यानी मिल करके एक नए शब्द की एक नए वर्ण की संरचना करता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि यह प्रक्रिया हमारी किसकी है, संधि की है। और यहाँ दो वर्णों में क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। संधि का मतलब होता है मिल जाता है, यानी ज्वाइंट हो जाता है। ज्वाइंट हो जाता है, कौन ज्वाइंट हो जाता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों ज्वाइंट होकर के जुड़ करके संधिकार करके एक नए वर्ण की संरचना करते हैं। तो हम ये समझ पाए हैं कि संधि में जो है यहाँ पे वर्णों की क्या होती है, वर्णों के मेल को ही हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि में हम क्या बोलेंगे, वर्णों के मेल को संधि बोलेंगे। और इसी के अगर पैरेलल हम अगर देखेंगे तो समास जो होता है हमारा, समास शब्दों का मेल कहलाता है। समास शब्दों का मेल कहलाता है। इस बात को समझने से पहले हम ये समझ लें कि समास शब्दों का मेल क्यों है, किसके माध्यम से शब्द अलग हुए होते हैं कि हमको उसको मेल करना पड़ता है और उसे हम उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये बात करें कि राह के लिए खर्च, अगर मान लीजिए आपके सामने एक शब्द हम विग्रह युक्त शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी एक वाक्य लिख दिए हैं, राह के लिए खर्च। अब अगर इसको हम समास के रूप में बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे, तो इसका मतलब होता है राह खर्च। यानी कि ये जो राह खर्च शब्द है, इससे जो हमारा विग्रह युक्त पद बनेगा वह बनेगा राह के लिए खर्च। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर बीच में ये के लिए शब्द आया हुआ है। इस के लिए शब्द के वजह से राह अलग हो चुका है और खर्च अलग हो चुका है। तो अब राह और खर्च को हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए के लिए शब्द को हमको हटाना पड़ेगा। तो ये जब के लिए शब्द हटा देंगे तो ये दोनों शब्द जो है मिल जाएंगे और जो पद बनेगा वह हमारा क्या बनेगा, सामासिक पद बनेगा। अब यह राह के लिए जो खर्च लिखा है उसमें जो के लिए शब्द आया है, ये के लिए है क्या, ये के लिए जो है विभक्ति सूचक चिन्ह है। विभक्ति सूचक चिन्ह है।
यानी ये क्या है, चिन्ह है, ठीक है ना। अब मित्रों यहाँ पे हम एक बात देखना चाहेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है चिन्ह, जानकारी के अभाव में कुछ मित्रों के द्वारा भी यहाँ पे बात कमेंट की जाएगी कि सर चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। लेकिन वर्तनी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो चिन्ह शब्द बिल्कुल गलत है, चिन्ह सही होता है। तो आप भी इसको अपने दिमाग में उतार लीजिए कि ये यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा जाएगा, चिन्ह लिखा जाएगा। और चिन्ह लिखने का जो सिस्टम है, च में छोटी की मात्रा, आधा ह और न लिखा जाएगा। तो इतनी बात तो हम चिन्ह के बारे में समझ पा रहे हैं। अब बात आती है कि विभक्ति सूचक चिन्ह क्या है। विभक्ति सूचक चिन्ह वह है, जैसे हम जानते हैं कि कारक जो चिन्ह होते हैं उसमें हमारी विभक्तियां होती हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी संबोधन, इस तरह से हमारी क्या होती हैं, वहाँ पे विभक्तियां होती हैं। तो उसमें हमारा ये जो चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वह के लिए होता है, यानी कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यानी कि ये चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का जो है जो चिन्ह होता है, विभक्ति सूचक चिन्ह होता है, वो क्या होता है, के लिए होता है। अगर यही विभक्ति सूचक चिन्हों को हम इनके राह और खर्च के बीच से विभक्ति सूचक चिन्ह को अगर हटा दें, उसके बाद राह और खर्च को आपस में क्या कर लें, जोड़ लेते हैं, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, राह खर्च बन जाएगा। तो यहाँ से आपके सामने केवल एक सवाल तो यही आ जाता है, एक सवाल यही आ जाता है कि जो आपका सामासिक पद होता है या विग्रह युक्त पद होता है वह किसके माध्यम से अलग किया जाता है। तो वह किसके माध्यम से अलग किया जाता है, विभक्तियों के माध्यम से अलग किया जाता है, यानी विभक्ति सूचक चिन्हों के माध्यम से अलग किया जाता है। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ये कह दें पदच्युत, पद से अलग, पद से अलग, जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे से चिन्ह लगा हुआ है, ये पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, जो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यानी पद से अलग, यानी पद च्युत हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो से चिन्ह को हटा देंगे तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, सामासिक पद बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पद से अलग, यानी पद च्युत बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ राह के लिए खर्च, तो राह खर्च बन गया विभक्ति सूचक चिन्ह हटाने के बाद, वैसे पद से अलग यानी पद च्युत हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से अनेक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, एक शब्द आपने सुना होगा बेरोजगारी भत्ता। क्या सुना होगा, बेरोजगारी, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ये शब्द आपने सुना होगा। तो कभी इसके बारे में सोचने का हमने प्रयास किया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेरोजगारों के लिए भत्ता, ठीक है ना, यानी भत्ता का मतलब होता है जिससे उनका जीवन चल सके। तो यानी कि इसको जब हम विग्रह युक्त बनाएंगे तो ये हो जाएगा बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए भत्ता। अब देखिए यहाँ पे बेरोजगारों के लिए भत्ता, जब यहाँ से के लिए चिन्ह हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष यह निकलता है कि जो विग्रह युक्त पद होते हैं उसमें से विभक्ति को जब हम हटा देते हैं तो विभक्तियों के हटने के बाद जब आपस में पद नजदीक हो जाते हैं तो वह पद कैसा बन जाता है, सामासिक पद बन जाता है। तो यहाँ से ये भी बात हमको पता चलती है कि समास का आपस में जो मतलब होता है, समास का मतलब होता है समस जाना, यानी मिल जाना। समझ जाना मतलब एक दूसरे के नजदीक आ जाना, यानी आपस में क्या हो जाना, मिल जाना। तो अगर कहीं से वो अलग हुए रहेंगे तभी तो मिलने की प्रक्रिया होगी उसमें। तो अलग कहाँ से हुए हैं, विभक्ति सूचक चिन्हों के माध्यम से अलग हुए हैं। इसका मतलब विभक्ति सूचक चिन्ह को अगर हम हटा देते हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, सट जाएंगे, समझ जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ पाए समास का मतलब क्या होता है। लेकिन इसका केवल इतना सा मतलब नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। इसको अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो जो समास शब्द है यह तीन चीज़ों से मूलतः बना हुआ है। पहले आपका इसमें सम लगा हुआ है, सम प्लस अस, सम प्लस अस प्लस क्या, घय, सम प्लस अस प्लस घय,
यह मूलतः 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये सम है, ये अस है, ये आपका घ है। तो सम का जो मतलब होता है वो शब्द के पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, उपसर्ग है। यह क्या है मेरे भाई, उपसर्ग है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि समास में कौन सा उपसर्ग होता है, तो समास में उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, सम उपसर्ग होता है। ये बाद में जो लिखा है यानी पीछे लगा हुआ है, ये क्या होता है, प्रत्यय होता है। जो किसी शब्द के पीछे लगता है या जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो ये घ जो है आपका क्या है, प्रत्यय हो जाएगा। और ये जो बीच में आया हुआ है इसके साथ एक इस टाइप का चिन्ह लगा रहेगा। ये चिन्ह जिसके साथ लगा रहता है, ये मूलतः यह धातु का चिन्ह है। जिसके साथ लगा रहेगा वह धातु को क्या करेगा, इंगित करेगा या धातु को संबोधित करेगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं यहाँ से? चलिए, अगर इतनी बात यहाँ से समझ पा रहे हैं तो हम अब इसके मतलब को तो समझ ही गए हैं कि समास का मतलब होता है जब दो अलग अलग शब्द आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं या समास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं हम। ये जो समास है अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम इसको यूपी टेट, सुपर टेट, टेट इत्यादि छोटी परीक्षाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो समास को हम, संस्कृत वाले जो बच्चे हैं वो समास के 4 भेद बताएंगे। समास के कौन कौन से भेद बताएंगे, 4 भेद बताएंगे। वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं पहले हम उसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास मूलतः संस्कृत के 4 भेद होते हैं। पहला होता है अ, दूसरा होता है त, तीसरा होता है द्व और चौथा होता है ब। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास कुल मिलाकर के कितने भेद दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 भेद दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भेदों को हमको समझने के लिए कौन सी ट्रिक या कौन से सूत्र के माध्यम से हम इसको याद करें, वो एक फार्मूला है आपका अ त द ब। ये कोई फार्मूला नहीं है, सभी शब्दों जो समास के नाम हैं उनका पहला पहला अक्षर ले लिया गया है। ये जो अ है इसका मतलब होता है अव्ययी भाव समास। इसका मतलब क्या होता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इसका मतलब होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है। ये दूसरे नंबर पर जो आ रहा है इसे हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। इसे क्या बोलेंगे भैया, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास बोलेंगे। जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वह आपका आ रहा है द्वंद्व समास। देखिए हमने अभी बोला है द्वंद्व, जब आप बोलेंगे गलत तो लिखेंगे भी गलत। तो ये द्वंद्व नहीं होता बल्कि क्या होता है, द्वंद्व होता है। इसके भी नीचे हुआ लगा रहेगा, इसके भी नीचे हुआ लगा रहेगा, तो ये द्वंद्व होता है। और इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, समास जोड़ देंगे, तो ये द्वंद्व समास होता है। और एक आपका जो चौथा है वह बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है भैया, बहुब्रीहि, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हम मूल रूप से जो है समास के कितने भेद देख पाए हैं, 4 भेद देख पाए हैं। समास के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मेरे ख्याल से इन चारों भेदों को आपको समझ में आ गया होगा। याद करने का तरीका क्या है, अ त द ब यानी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। याद तो रहेगा ना, याद करिए इसको, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अच्छा, इसको मैंने कि इसी क्रम में क्यों लिखा है, इसके पीछे का भी कारण है, उसको हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बताएंगे। अब बात आती है कि हाँ हम संस्कृत की क्लास तो ले नहीं रहे हैं, हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी की क्लास में जो आपके समास होते हैं उन समासों का 6 भेद होता है। हिंदी के समास में समासों के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो जो 5वां भेद है आपका वह आपका है कर्मधारय समास। कौन सा भेद है भैया, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और जो इसका 6वां भेद है वह है आपका द्विगु समास। कौन सा भेद है, द्विगु समास। ये अब यहां से हम इसको पूरी तरह से देख पा रहे हैं, लेकिन हालांकि फिर से इसको हम देख लेते हैं एक बार।
जो अतद्वब हमने लिखा था उसके बाद मैंने दो समास को अलग कलर से और लिख दिया है। आपसे जब पूछा जाएगा हिंदी वालों के पेपर में, जो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई, लेखपाल की परीक्षा हुई, अगर इसमें पूछा जाएगा कि हिंदी में यानी समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के आपको 6 भेद बताने पड़ेंगे। पहला आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां द्विगु समास है। दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अगर अंदर से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए तो अंदर से क्वेश्चन जब बनेगा तो वहां से फिर क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो मुद्दा यह है कि अंदर से क्वेश्चन क्या बना देगा सर, ये तो समस्या सुलझाना हमारा काम है। तो चलिए हम आपको इस समस्या से निजात दिलाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसके लिए मित्रों आपको ये बात समझना होगा कि केवल इतने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम उसके लिए एक ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे और उस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है अतद्वब, इसमें 4 समास हैं आपके। एक तो आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है, ये अ का मतलब यहाँ से आप ले लीजिएगा। दूसरा आपका तत्पुरुष समास है, इस त का मतलब आप यहाँ से ले लीजिएगा तत्पुरुष। तीसरा आपका द्वंद्व समास है और चौथा आपका बहुब्रीहि समास है। ये 4 समास को हमने अपना आधार बनाया है और इस आधार के माध्यम से हम चलेंगे। ये जो चारों समास हैं उसमें एक समास आपका तत्पुरुष समास है। ये जो तत्पुरुष समास है इसका आगे चल करके 2 भेद हो जाता है। इनके अधिकरण के आधार पर, इनके आधार के आधार पर 2 भेद हो जाते हैं। तो पहला जो भेद होता है इसे हम बोलते हैं समान अधिकरण। क्या बोलते हैं? समान अधिकरण बोलते हैं। तो ऐसा शब्द जिसका अधिकरण क्या होता है? समान होता है। एक सूत्र होता है, अधिकरण का क्या मतलब होता है? आधारो अधिकरण एक सूत्र होता है, वो अलग का विषय है, तो हम वहाँ पे इसको नहीं समझेंगे, हम केवल इतना समझेंगे। समान अधिकरण एक होता है और दूसरा होता है विअधिकरण, जिसका अधिकरण यानी कि आधार समान नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं व्यधिकरण। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? व्यधिकरण बोलेंगे। अब समान अधिकरण और व्यधिकरण ये 2 चीजें किसकी भेद हैं? तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब यहीं से थोड़ा सा डिफिकल्टी शुरू हो जाती हैं। जो ये समान अधिकरण है, इसी समान अधिकरण का ही नाम जो है प्यारे मित्रों, इसी का नाम है कर्मधारय। क्या नाम है भैया? कर्मधारय। कर्मधारय समास, इसी का नाम है आपका कर्मधारय। तो कभी कभी आपसे परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि समान अधिकरण तत्पुरुष को और किस नाम से जाना जाता है? तो समान अधिकरण तत्पुरुष को हम किस नाम से जानते हैं? कर्मधारय के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास को केवल हम कर्मधारय समास ही नहीं बोल सकते हैं, कर्मधारय समास को हम कर्मधारय तत्पुरुष समास भी बोल सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास से ही तो निकला हुआ है। और जब तत्पुरुष समास से निकला हुआ है तो उसके नाम क्या आ गया? उसके दादा की या उसके पापा की टाइटल जोड़ने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसलिए हम तत्पुरुष का जब भेद है समानाधिकरण यानी कर्मधारय, तो हम कर्मधारय समास को स्वतंत्र रूप से कर्मधारय भी लिख सकते हैं और उसको हम स्वतंत्र रूप से कर्मधारय तत्पुरुष भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक समास और क्लियर हो गया आपका कि कर्मधारय समास। अगर आपको परीक्षा देते समय अगर एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट किया है कि जो है तो कर्मधारय का भेद यानी एग्जाम्पल तो कर्मधारय का है, लेकिन वहां पे जो विकल्प है उसमें कर्मधारय का ही नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि कर्मधारय नाम नहीं है तो छोड़ करके आने की जरूरत नहीं है। आपको छोड़ करके कतई आना ही नहीं है, चाहे जितना कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए, चाहे जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देना है। इस तरह से हमको क्या करना है? सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना है? पढ़ना है। आप अपने मेहनत पे आप अपना मेहनत करिए, आपकी मेहनत में जितना भी मेरा प्रयास होगा मैं आपके साथ करूंगा। अब बात आती है कि ये कर्मधारय समास हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है? आधार समान रहता है। आधार समान रहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कोट पहन करके अगर अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको नीले रंग की कोट दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसको पहन करके मार्केट में चला जाऊँ तो वहाँ पे क्या यह लाल रंग की कोट हो जाएगी? लाल रंग की नहीं होगी। यानी इसने अपने कर्म को धारण किया है। यानी कि अगर हम इसका नाम अगर कहें तो नील कोट अगर कह सकते हैं, तो ये नील कोट क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया नील कोट में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप बताइए कर्मधारय, क्योंकि नीला कोट यहाँ भी है, नीला कोट जा करके बाहर भी देखेंगे तब भी नीला दिखेगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल है नील कमल,
तो नीला कमल आप हाथ में लिए रहेंगे तब भी उसी तरह दिखेगा, अलमारी में रख देंगे तब भी उसी तरह दिखेगा, मेज पे रख देंगे तब भी उसी तरह दिखेगा, ठीक है ना, छत पे रख देंगे तब भी उसी तरह दिखेगा। तो उसने अपने कर्म को तो बदला नहीं है, जैसा आधार उसके कर्म का पहले था वैसे आधार आज भी है, यानी अभी भी है। तो इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ये व्यधिकरण तत्पुरुष जो होता है इसमें आधार चेंज रहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या होते हैं, आधार चेंज रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होते हैं, आधार चेंज रहते हैं। तो आधार चेंज रहेंगे तो ये बात हम समझते हैं। यहां पे आपका द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, और ये हो जाएगा आपका सप्तमी। दिखाई दे रहा है, सप्तमी तत्पुरुष। चलिए, मेरे ख्याल से ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे सप्तमी लिखा हुआ है, उसको हम ऊपर लिख देते हैं। सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। ये सारे के सारे जो हैं किसके भेद हैं भैया, तत्पुरुष के भेद हैं। तो ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी नीचे लिख दिया गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो सप्तमी को हम कहाँ लिख दिए हैं, ऊपर लिख दिए हैं। तो आपसे कभी कभी सवाल ये पूछा जाएगा कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। द्वितीया से शुरू होकर के सप्तमी तक गया है, मतलब द्वितीया 1 नंबर का, तृतीया 2 नंबर का, चतुर्थी 3 नंबर का, पंचमी 4 नंबर का, षष्ठी 5 नंबर का और सप्तमी 6 नंबर का। कहने का मतलब है हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भागों में बट गया है, 6 भागों में बट गया है। इसकी कहानी क्या है, द्वितीय तत्पुरुष अगर जहां होगा तो वहां पे जैसे आप जानते होंगे कि कारक चिन्ह में द्वितीय तत्पुरुष के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया के लिए से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी के लिए के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जहां पे चिन्हों का, विभक्ति सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष हो गया है। अब बात आती है कि सर इतना तो कहानी आपने बता दिया, लेकिन मामला ये बताइए कि ये जो द्विग समास है ये कहाँ से पैदा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए द्विग समास कहाँ से निकला हुआ है। ये जो कर्मधारय है मेरे बच्चों, ये पुनः आगे चल करके, यह पुनः आगे चल करके 4 भागों में पुनः इसको हम बांट देते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका होता है ये होता है उपमान, उपमान पूर्व पद, पूर्व पद, उपमान पूर्व पद। जैसे उपमान पूर्व पद का मतलब क्या होता है, इस बात को पहले हम समझेंगे, हालांकि पहले नाम लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। उपमान, उपमान उत्तर पद, उत्तर पद। उभय पद विशेषण, उभय पद विशेषण, उभय पद विशेषण। और यहाँ पे आ जाएगा आपको द्विगु, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाइयों, द्विगु, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो कर्मधारय समास है उसका ही क्या है, एक भेद है द्विगु समास, ठीक है। तो अब ऐसा समझिए कि इसकी 3 पीढ़ी, इसमें क्या है, 3 पीढ़ी इन्वॉल्व है। तत्पुरुष का बच्चा कर्मधारय है, कर्मधारय का जो बच्चा है वो द्विगु है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई समास द्विगु समास का एग्जाम्पल होता है, कोई शब्द उसमें आपको द्विगु भी एग्जाम्पल में नहीं दिया है तो आपको कर्मधारय ठीक करना होगा। अगर कर्मधारय भी एग्जाम्पल में नहीं दिया है तो आपको तत्पुरुष ठीक कर देना होगा, क्योंकि यहीं से मूल जड़ तो यहाँ है, तो इसी के वंश का है। तो द्विगु समास को तत्पुरुष समास कहने में क्या दिक्कत है, हम द्विगु समास को तत्पुरुष समास कह देते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे हमारा जो कर्मधारय समास है वो 4 भागों में विभक्त हो गया है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद कर्मधारय, उभय पद विशेषण और आपका द्विगु समास हो गया। अब बड़ी बात आती है कि हमको कोई भी चीज समझने के लिए उन शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अब बात आती है उपमान क्या होता है सर।
उपमेय क्या होता है, उभय पद क्या होता है, द्विगु क्या होता है। तो आइए हम पहले अब थोड़ा सा समझें। इस बात को समझने के लिए, उपमान पूर्व पद समझने के लिए एक बात को हम समझें, और इसी के लगे हाथ एक बात और देख लीजिए। समास के दो मूलभूत वाक्य हैं, यानी कि दो मूलभूत शब्द हैं, उनको बहुत जरूरी समझना है। इनको समझना है, इसमें अक्सर प्रयोग में आएंगे। एक आपको आएगा पूर्व पद, एक आपको पूर्व पद अक्सर दिखाई दे जाएगा, एक आपको उत्तर पद दिखाई दे जाएगा। तो उत्तर पद। अब बात आती है पूर्व पद क्या है। तो पूर्व पद क्या है, जो दो पद होंगे, जैसे राजपुत्र, अगर मान लीजिए दो पद हैं इसमें, राजपुत्र, ठीक है। तो इसमें राज जो शब्द है ये पूर्व वाला पद है, यानी पहले वाला पद है। पुत्र जो है ये बाद वाला पद है, और बाद वाले पद को हम उत्तर पद बोल सकते हैं। तो आप इसको उत्तर पद कह सकते हैं। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे इन चीजों को भी हमको ध्यान रखना है। समास की प्रक्रिया में पूर्व पद और उत्तर पद की कहानी बहुत तगड़ी है बच्चों, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे राजपुत्र में आपने समझ लिया, ये पूर्व पद हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए पूर्व पद आया है, यहाँ पे उत्तर पद आया है। इन बातों को हमको समझाने के लिए ये चीज बताना जरूरी है। अब बात आती है उपमान क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है उपमान। अब आपको ये बात समझना होगा, ठीक है ना। उपमान क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए आप की कोई नायिका है, क्या है, आपकी कोई नायिका है, ठीक है ना। और आप जो है उसके प्रेम में मुग्ध होकर के, ठीक है, प्रेम में मुग्ध होकर के उसकी तुलना आपने कह दिया कि यार तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, जैसे इंद्र की परियां। जैसे किसकी परियां, इंद्र की परियां, इंद्र की परियां, इंद्र की परियां, ठीक है ना। आपने अपने प्रेमिका को कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, यानी आप इतनी सुंदर हो जैसे इंद्र की परियां, इंद्रासन में जो रहती हैं इंद्र की परियां। तो अब आप इंद्र की परियों से तुलना जो कर रहे हैं वो अपनी नायिका की कर रहे हैं, यानी कि आपकी नायिका भी सुंदर है और इंद्र की परियां भी सुंदर है। तो ज्यादा सुंदर कौन होगा, इंद्र की परियां ज्यादा सुंदर हैं, और आपकी नायिका हालांकि सुंदर है लेकिन अपेक्षाकृत कम सुंदर है। इसीलिए तो आपने कहा है कि तुम इतनी सुंदर हो जैसे इंद्र की परियां सुंदर हैं। तो यानी कि आपने तुलना किससे किया, आपने तुलना किया इंद्र की परियों से। तुलना किसकी किया, अपनी नायिका की। तो जिससे आपने तुलना किया है वह आपका क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। और जिसकी आपने तुलना किया है वह क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। ये बात समझ में आया भैया। तो जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम समझते हैं, जो चीजें अपेक्षाकृत उत्कृष्ट होती हैं, जो चीजें अपेक्षाकृत उत्कृष्ट होती हैं वह उपमान कही जाती हैं, और जो चीज अपेक्षाकृत थोड़ी सी अनुत्कृष्ट होती हैं, यानी थोड़ी सी उत्कृष्टता उनमें कम होती है और उनकी तुलना किसी उत्कृष्ट चीज से कर दी जाती है, तो जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय कहलाएगा, जिससे तुलना की जा रही है वह उपमान कहलाएगा। मेरे ख्याल से इस यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से यहां पे हम देख लेते हैं, एक कोई व्यक्ति है, वह अपनी नायिका की सुंदरता की तुलना करते करते यह बोल बैठा कि आप इतनी सुंदर हो, यानी उसकी नायिका इतनी सुंदर है जितना इंद्र की परियां सुंदर हैं। इसका मतलब क्या है, वह अपनी नायिका की सुंदरता की तुलना इंद्र की परियों से कर रहा है, ठीक है ना। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इंद्र की परियां ज्यादा सुंदर होंगी, इसी वजह से अपने नायिका की सुंदरता इंद्र की परियों से कर रहा है। तो इंद्र की परियां आपकी उपमान हो गई और नायिका क्या हो गई, उपमान हो गई। दूसरी भाषा में इसी को समझते हैं, जो चीजें जिनका मान ज्यादा होता है उन्हीं के साथ हम उप जोड़ दीजिए, उपमान हो गया। जिनका मान कम होता है वह आपका क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये उपमेय उपमान की बात समझ में आ गई। अब बात आती है यहां से उपमान पूर्व पद की, हमारे पास चर्चा हो रही थी। तो उपमान पूर्व पद, यानी कि उपमान वाला शब्द जो है, उपमान वाला जो शब्द है, अगर वह दो शब्दों में, जैसे इसमें दो शब्द है, इसमें अगर पूर्व में आ जाए तो वह आपका समास क्या कहलाएगा, उपमान पूर्व पद समास कहलाएगा। अगर उपमान पूर्व पद अगर विकल्प में नहीं दिया हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे अगर यह कह दिया जाए चंद्रमुखी या चंद्रमुख,
क्या कह दिया जाए, चंद्रमुख कह दिया जाए। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि चंद्रमुख में कौन सा समास है, चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा दुनिया का सबसे उत्कृष्ट उपमान माना जाता है मित्रों। अगर इस बात को आप समझ पा रहे होंगे तो चंद्रमा दुनिया का सबसे उत्कृष्ट उपमान माना जाता है, चंद्रमा से सारी चीजों की तुलना हो जाती है। तो ये चंद्रमा पहले लगा हुआ है, यानी चंद्र पहले लगा हुआ है, मुख बाद में लगा हुआ है, यानी कि उपमान जो है वह पहले लगा हुआ है और उपमेय क्या है, बाद में लगा हुआ है। इसलिए यह चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाएगा, या तो आपका बोल सकते हैं उपमान पूर्व पद समास हो जाएगा। अगर विकल्प में अगर यह है तो उपमान पूर्व पद हो जाएगा। अगर विकल्प में यहाँ पे नहीं है तो हो सकता है कि कर्मधारय समास हो जाए, क्योंकि कर्मधारय का ही तो भेद है। अगर कर्मधारय भी विकल्प में नहीं है तो हो सकता है तत्पुरुष हो जाए। तो ये चंद्रमुख जो है तत्पुरुष समास भी हो सकता है, कर्मधारय समास भी हो सकता है, उपमान पूर्व पद समास भी हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आती है मित्रों तो आइए हम इसी के अगले क्रम में अगली बात को समझते हैं, उपमान उत्तर पद। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था भाइयों कि उत्तर पद यानी बाद वाले पद को कहा जाता है और पूर्व पद जो है पहले वाले पद को कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे दो पद हैं चंद्रमुख, अगर मुख आप पहले कर दीजिए इस एग्जाम्पल में, हालांकि हम आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस के दौरान ढेर सारा कराएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। मुखचंद्र, अगर मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है मुखचंद्र, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुखचंद्र में कौन सा समास है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मुख पहले आ गया है, मुख तो कोई उपमान है नहीं, चंद्रमा उपमान है, चंद्रमा दुनिया का सबसे उत्कृष्ट उपमान है, इसके पहले भी मैंने बोल दिया है, फिर भी बोल रहा हूं, तो समझ लीजिए चंद्रमा बाद में आया हुआ है यहाँ पे। तो यानी बाद में आने का मतलब क्या है, उत्तर में आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमान, यानी ये उत्कृष्ट उपमान तो है ही है, लेकिन यह बाद में आया है तो उपमान उत्तर पद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये चंद्रमुख आपका क्या हो जाएगा, उपमान उत्तर पद हो जाएगा। और सॉरी, मुखचंद्र क्या हो जाएगा, उपमान उत्तर पद हो जाएगा। चंद्रमुख क्या हो जाएगा, उपमान पूर्व पद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये और विविधता यहाँ पे न दिया हो, अगर केवल आपसे यही बस पूछे कि कर्मधारय समास क्या ये दोनों होंगे, चंद्रमुख और मुखचंद्र, बिल्कुल होंगे। अगर उपमान पहले लगा हुआ है या उपमान बाद में लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यही से मित्रों एक ट्रिक निकल करके आती है कि उपमेय या उपमान अगर आगे पीछे लगे होते हैं तो वहाँ पे कर्मधारय समास हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। जहाँ भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा। जैसे ही क्लास करके खाली होते हैं वैसे ही आपको आपके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। अब बात आती है उभय पद विशेषण। उभय पद विशेषण क्या है, मतलब दोनों पद विशेषण होने चाहिए। दोनों पद क्या होने चाहिए मेरे भाई, विशेषण होने चाहिए। अब बात आती है विशेषण सर क्या है, तो विशेषण और विशेष्य और प्रविशेषण तीन चीजें होती हैं। तो विशेषण होता है जिन शब्दों के माध्यम से किसी भी चीज की विशेषता बतलाई जाती है वह उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह जो मार्कर मैंने लिया है, यहाँ देखिए इसकी बॉडी व्हाइट दिख रही है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं सफेद मार्कर। तो ये मार्कर कैसा है उसकी विशेषता हमने सफेद शब्द से बताई है, इसलिए यह सफेद जो है यह क्या होगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और मार्कर की विशेषता बतलाई है मैंने, तो मार्कर जो शब्द होगा वह विशेष्य कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, और जिन शब्दों के माध्यम से विशेषता बतलाई जाती है वह क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। उसका हमारा अगला टॉपिक होगा जब विशेषण और विशेष्य का, तो वहां पर हम समझेंगे। अब ये तीन चीजें हमको समझ में आ गई हैं। अब बात आती है द्विगु समास की। द्विगु समास हमारा समास का एक प्रमुख भेद है, इसको हम यहाँ पढ़ने के दौरान इसको सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन इतना हम समझ लेते हैं कि जब किसी भी शब्द के पहले अगर कोई संख्यावाची शब्द लगा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास की श्रेणी में रखते हैं। अब संख्यावाची शब्द कैसे कहेंगे, जैसे दोपहर, तो दोपहर का मतलब होता है दो पहर। एक पहर में 3 घंटे होते हैं तो दो पहर में 6 घंटे हो गए। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर होता है, 9 बजे से 12 बजे तक दो पहर हो जाता है, इसीलिए 12 बजे के समय को हम क्या बोल देते हैं, दोपहर बोल देते हैं। पूरे 24 घंटे में मित्रों 8 पहर होता है, 8 पहर में 24 घंटे होते हैं, मतलब एक पहर में 3 घंटे होते हैं। इसीलिए जो है हम सुबह
12 बजे के समय को हम क्या बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं। तो जैसे दोपहर लिखा हुआ है तो दो एक संख्या को निर्धारित कर रहा है कि नहीं निर्धारित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब है कि दोपहर जो है वह आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जब द्विगु समास हो जाएगा तो द्विगु समास के लिए कोई कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर द्विगु समास पेपर में नहीं दिया हुआ है विकल्प के रूप में तो आपको कर्मधारय समास लगाना पड़ेगा। कर्मधारय समास भी नहीं दिया हुआ तो आपको तत्पुरुष समास लगा देना पड़ेगा, क्योंकि कर्मधारय समास का ही भेद क्या है, द्विगु समास है, और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। तो ये एक श्रृंखला चली आ रही है यहाँ से, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ के लिए जो है द्विगु समास की एक संक्षिप्त व्याख्या करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो क्रम स्टार्ट होगा वो क्रम हमारा जो है अव्ययी भाव समास से स्टार्ट होगा। तो आइए मित्रों हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास की एक विस्तृत व्याख्या के साथ जो है आपकी आगे की क्लासें शुरू करते हैं हम। चलिए, अब हमारी जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है भाइयों वो अव्ययी भाव समास की प्रक्रिया शुरू होगी, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए, अव्ययी भाव समास इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसके अंदर की गहराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है मित्रों। इसलिए हम जब तक अव्ययी का मतलब नहीं समझेंगे और भाव का मतलब नहीं समझेंगे, समास का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हम अव्ययी भाव समास कतई समझ नहीं पाएंगे। और आज के समय में हमारे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत, और सब तो समास में कोई कंडीशन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किसमें होती है, अव्ययी भाव समझने में। खासतौर से जो हमारे लर्नर हैं, यानी जो सीखने की प्रक्रिया में हैं, वो तो समझ ही नहीं पाते हैं कि सर यथाशक्ति अव्ययी भाव समास कैसे हो गया, ठीक है ना। अगर वाइस प्रिंसिपल दिया है तो अव्ययी भाव समास कैसे हो गया, अगर वो चीफ मिनिस्टर दिया है तो अव्ययी भाव समास कैसे हो गया, तो ये बातें वो समझ नहीं पाते हैं। तो आइए पहले अव्ययी का मतलब हम समझाएं और समझते हैं अव्ययी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अव्ययी जो शब्द बना हुआ है, ये मूल जो शब्द रहा होगा मेरे भाई, ये रहा होगा अव्यय। ये क्या रहा होगा, अव्यय रहा होगा। अब ये जो अव्यय शब्द की संरचना हुई है, अव्यय शब्द कैसे बना हुआ है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक समास होता है नए तत्पुरुष समास। एक समास क्या होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। वो नए तत्पुरुष समास क्या कहता है, उस बात को पहले हम थोड़ा सा समझेंगे। नए तत्पुरुष समास हमारा ये कहता है कि अगर कोई शब्द न से शुरू हो रहा है, जैसे न प्लस सत्य, न प्लस सत्य, अगर न के बाद शुरू होने वाला जो शब्द है, अगर वह व्यंजन शब्द है, न के बाद शुरू होने वाला शब्द क्या है, व्यंजन शब्द है, तो सीधे सीधे न का परिवर्तन जो है हम न का परिवर्तन किसमें कर देंगे, अ में कर देंगे। अगर न के बाद शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो रही है तो न का परिवर्तन हम किसमें कर देंगे, अ में कर देंगे। तो जब न का परिवर्तन हम अ में कर देंगे तो ये बन जाएगा अ, और ये पूरे के पूरे शब्दों को ले आकर के इसके बगल हम रख देंगे और ये बन जाएगा असत्य। तो न सत्य कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर अर्थ के आधार पर न सत्य का मतलब हम निकाल सकते हैं, लेकिन न सत्य से जो हमारा शब्द बनता है वह बनता है असत्य। और ये असत्य जो बना हुआ है, यह किस वजह से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नए तत्पुरुष की कंडीशन लागू हो जाती है। चलिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर न के बाद अगर व्यंजन आ गया तो न का परिवर्तन हम अ में कर दिए, अगर न के बाद स्वर आएगा तो क्या करेंगे। आइए उसको भी हम समझते हैं भाइयों। न के बाद अगर शुरुआत होने वाला शब्द जो है, अगर मान लीजिए कि स्वर से शुरुआत हो रहा है, जैसे अधिकार लिखा हुआ है, न के बाद का शब्द जो है क्या लिखा हुआ है, अधिकार लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ न के बाद व्यंजन, न के बाद स्वर, जैसे ही न के बाद स्वर होगा वैसे ही न का परिवर्तन किस में हो जाएगा मेरे बच्चों, अन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अन में हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, अधिकार। ये क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बातें हैं। ये वर्तनी में भी ये वाला प्रयोग आता है, अधिकार। अब देखिए ये अ जो है इस न में आकर के जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा अ न धी कार।
ये आपका क्या बन जाएगा, अनधिकार बन जाएगा। तो देखिए न के बाद अगर स्वर आया है तो न का परिवर्तन अन में, न के बाद व्यंजन आया है तो न का परिवर्तन अ में। इसका मतलब है कि आप ये देखिए कि अव्यय, ये दो शब्दों से यहाँ दिख रहा है आपका शब्द, ये जो अ है हो सकता है कि ये पास्ट में ये बनने से पहले, यानी ये भूतकाल में, भूतकाल का मतलब इसके शब्द बनने से पहले, तो ये क्या रहा होगा, न रहा होगा। हो सकता है कि शायद यही रहा हो, तो ये हो सकता है शब्द ये रहा हो, न प्लस व्यय। क्या रहा होगा भैया, न प्लस व्यय रहा होगा। तो न के बाद जो है व्यंजन से शुरुआत हो रही है शब्दों की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अ में हो जाएगा, और व्यय आकर के जुड़ जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि अव्यय शब्द कैसे बना हुआ है, न प्लस व्यय। इतनी बात समझ में आई, उससे अव्यय शब्द की अव्यय शब्द का संरचना हुआ है। तो अब इस वाले शब्द पे हम फोकस करेंगे, इसके मूल ढांचे पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। न का मतलब मेरे बच्चों होता है नहीं, न का मतलब क्या होता है, नहीं। अब व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। यानी जो खर्च नहीं किया जा सकता है वही क्या कहलाता है आपका, अव्यय कहलाता है, यानी न व्यय कहलाता है। तो जो खर्च नहीं किया जा सकता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, अव्यय बोल सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं अव्यय। अब बात हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो खर्च नहीं किया जा सकता है, सर आप इस पे इतना फोकस क्यों दे रहे हैं, आइए उसको भी हम समझते हैं कि जो खर्च नहीं किया जा सकता है वही न व्यय अर्थात अव्यय कहलाता है। अब बात ये आती है, यहाँ से हम थोड़ी सी एक कहानी को अलग दिशा में लेकर के चल के वहां से इसको कोरिलेट करते हैं। मामला ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास मित्रों अगर एक पाव दूध है जो खराब हो चुका है यानी फट गया है, अब 50 लीटर दूध आपके पास अच्छा दूध है। अगर आप जो है एक पाव दूध को उस 50 लीटर दूध में अगर आप मिला देंगे तो 50 लीटर दूध जो है पूरा का पूरा दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो जो क्या एक पाव दूध था वह व्यय हुआ क्या, नहीं, व्यय नहीं हुआ, वह अपने में और वृद्धि कर लिया, अपने ही जैसा लोगों को क्या कर दिया, बना दिया। तो जब अपना ही जैसा बना दे रहा है तो वह तो अपने में विस्तार कर रहा है, फिर अपने में कमी कहाँ कर रहा है, तो उसका व्यय कहाँ हुआ फिर। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको अगर पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा करके अगर शिक्षित कर दे रहा हूं, तो शिक्षा से मैं जुड़ा हूं, शिक्षा से आप जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आप भी शिक्षित हो जा रहे हैं, या तो आप अगर टीचर हो जाएंगे, किसी बच्चे को अगर पढ़ा देंगे तो वो शिक्षित हो जाएगा। तो इसका मतलब आप जो आपके अंदर गुणवत्ता है आप तो उसमें विस्तार कर रहे हैं। तो ये व्यय कहाँ हुआ, जब विस्तार जहां पे होगा तो वहां फिर व्यय नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो उसी प्रकार से अव्यय में विस्तार हो रहा है, यानी कि मतलब व्यय नहीं हो रहा है। अब व्यय नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें विस्तार हो गया। तो इतना मतलब समझ में आया अव्यय का। अव्यय को ही हम दूसरी भाषा में उपसर्ग बोलते हैं मित्रों। सबसे काम का शब्द यहाँ पे हमने अभी बोला है, वो अव्यय को ही जो है हम एक दूसरे अर्थ में जो है हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग क्या होता है इस बात को आप समझिए। हर अपने आप अलग अलग भाषा के उपसर्ग होते हैं। जैसे हिंदी में उपसर्ग होते हैं, जैसे यथा हो गया, भर हो गया, ठीक है ना, ये हिंदी के उपसर्ग हो गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर संस्कृत के उपसर्ग की अगर बात करें तो जैसे प्र, प्रा, अभि, अति, दूर, दुस, बीर, दुस, दूर, बी, आधि, आंग, अगर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गए, ढेर सारे उसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अगर हम यही अरबी फारसी की अगर बात करते हैं तो जैसे बे से बेलगाम बनता है, ला से लाइलाज बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ पे उपसर्ग हो जाएंगे। अगर यही मैं अंग्रेजी की बात करता हूँ तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है ना, वाइस प्रिंसिपल हो गए, ठीक है ना, या तो चीफ मिनिस्टर हो गए। तो यहाँ पे जो वाइस लग रहा है या चीफ जो लग रहा है ये क्या है, सारे के सारे उपसर्ग हैं। तो हम अव्यय को ही उपसर्ग बोलते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास है उसका जो संरचना, उसकी जो पहचान होगी, उसकी पहचान हम उपसर्गों के माध्यम से करेंगे। अव्ययी भाव समास का हम पहचान किसके माध्यम से करेंगे, उपसर्गों के माध्यम से करेंगे। तो उपसर्ग जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर बात को समझते हैं तो कुछ हम उपसर्ग लिख देते हैं और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक बात ये समझ लीजिए जो आपके परिभाषा के तौर पर पूछी जाएगी कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास की एक परिभाषा ये भी होती है कि जिसका पहला पद प्रधानता की ओर होता है, यानी प्रधान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहला पद प्रधान का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है यथा
शक्ति। यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, दो शब्द लिखे हुए हैं, यथाशक्ति लिखा हुआ है। तो यथा पहला पद है और शक्ति दूसरा पद है। तो यहाँ पे जो प्रधानता बताई जाती है अव्ययी भाव समास में यथा की बताई गई है। जहां पर पहला पद प्रधान होगा उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। ये तो केवल परिभाषा के तौर पे हम देख लेंगे, लेकिन जब कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो शकल देख करके थोड़ी हम बता पाएंगे कि प्रधान है कि नहीं प्रधान है। तो उसके बारे में कुछ कहानी हमको समझना पड़ेगा। कहानी क्या समझना पड़ेगा, इस बात को मैंने बताया कि यहाँ पे जो है अव्यय का मामला होता है, यानी अव्यय की पूरी भूमिका होती है। अर्थात भूमिका कैसे होगी, यहाँ पे जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसमें 70% से 90% केस में जो है अव्यय से यानी उपसर्गों से उनकी क्या होगी, शुरुआत होगी। तो खास तौर से संस्कृत में जो 22 उपसर्ग आपके होते हैं उसमें से कुछ उपसर्ग को हम आपको यहाँ पे बता करके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। उसके बाद की चीजें जो है हम अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे परा, जैसे मान लीजिए एक उपसर्ग संस्कृत का है परा, ठीक है। अगर परा उपसर्ग है, इसमें टोटल संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें से एक उपसर्ग मैंने लिया है परा। अगर मान लीजिए परा से जो है अगर एक शब्द बना है पराजय, क्या बना है भैया, पराजय बना हुआ है। अगर अब आपसे कोई यहाँ पे सवाल कर लिया कि सर ये बताइए, या बच्चों आप ये बताओ कि पराजय में कौन सा समास है, तो इसकी शकल देख करके आप थोड़ी बता पाओगे, ये तो कठिन हो जाएगी चीजें। तो पराजय जो है, पराजय में कौन सा समास हो जाएगा, परा होने के नाते यानी उपसर्ग होने के नाते यह क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ से पराभाव अगर लिखा है पराभाव, तो ये पराभाव क्या हो जाएगा, ये पराभाव का क्या हो जाएगा, ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये हम कह दें उत प्लस, इसको न लेते हैं दूसरा लेते हैं, जैसे उच्चारण, उच्चारण अगर एक शब्द लिखा हुआ है, अगर पूछ लिया कि ये उच्चारण जो है, उच्चारण में कौन सा समास है, तो आप देखिए ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे उत प्लस चारण, ठीक है ना, चारण। तो ये जो उत है ये संस्कृत का एक उपसर्ग है, तो उत प्लस चारण से उच्चारण बना हुआ है, इसका मतलब उच्चारण भी कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं जैसे प्रखर, प्रखर अगर आपसे पूछ लिया प्रखर में कौन सा समास है, तो प्र एक उपसर्ग है। इसको जानने के लिए आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी सर उपसर्ग सारे लिखा दीजिए तो हमारी समस्या ही खत्म हो जाए। तो लिखाएंगे बच्चों अगली क्लास में, या पीडीएफ के माध्यम से उसको आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। तो यानी कि जैसे प्रखर हो गया तो ये भी क्या है आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है भाई। जैसे अत्यधिक है, अत्यधिक है, ठीक है, अत्यधिक है, तो अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है, यानी अति प्लस अधिक होगा, यहाँ गुण मतलब यहाँ संधि होकर के क्या बन जाएगा, अत्यधिक बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या है आपका भैया, अत्यधिक में भी अव्ययी भाव समास है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर बेलगाम में कौन सा समास है, बेलगाम, बेलगाम में कौन सा समास है, तो बेलगाम में बे ये उपसर्ग है, ठीक है, तो उपसर्ग युक्त है, इसका मतलब ये क्या है अव्ययी भाव समास है। अगर लाइलाज लिखा है तो लाई, उसमें लाज जो शब्द है वो क्या है अव्यय है, वो लाइलाज क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, मिनिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, तो ये चीफ क्या है अंग्रेजी का उपसर्ग है यानी अव्यय है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो हजारों हजार एग्जाम्पल होते हैं भैया इसके। अगर केवल आप हिंदी संस्कृत अरबी फारसी अंग्रेजी के उपसर्ग को केवल याद कर लीजिए तो अव्ययी भाव समास में कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो आपको न समझ में आएगा। जैसे हिंदी के अगर उपसर्गों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हिंदी में एक उपसर्ग होता है भर, तो भर के साथ अगर हम पेट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा भरपेट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये इसमें कौन सा समास हो गया अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे यथा एक संस्कृत हिंदी का उपसर्ग है, तो यथा शक्ति अगर हम कह देंगे, यथा शक्ति कह देंगे, तो यथा जो यथा शक्ति है ये भी आपका क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये अव्ययी भाव समास की मित्रों हमारे कहानी रही है, ठीक है। एक इसमें थोड़ी सी अगर और गहराई में बात अगर आपसे कभी एग्जामिनर महोदय पूछना चाहते हैं तो उसको भी हम आपके पास कोई डाउट ना छोड़ते हुए उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे एक सूत्र होता है बच्चों संस्कृत में नदी भीश्च, यानी उसको हम जल्दी में नदी भीश्च भी बोल सकते हैं। तो नदी भीश्च एक सूत्र होता है, यह सूत्र कहता है कि यदि नदियों के नाम के आगे
अगर संख्यावाची शब्द लगा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास की संज्ञा में रखते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, घाघरा, चंबल, कावेरी, कृष्णा, महानदी, इस तरह से अगर मान लीजिए नदियां हैं तो उनके नाम के आगे जैसे हम ऐसे कहते हैं सप्तगंगा, तो ये सप्त लग गया गंगा के आगे, तो ये क्या हो जाएगा, व्ययी भाव समास। त्रियमुना, सप्त गोदावरी, चतुर्थ घाघरा, ठीक है ना। तो इस तरह से जब कोई संख्यावाची शब्द हम वहां पे लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो मित्रों, आज का हमारा जो प्रकरण रहा है अव्ययी भाव समास का और समास की भूमिका पर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको आप देखिए इत्मीनान से, और आप अपने एग्जाम्पल को और जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको समझिए, और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं खासतौर से अव्ययी भाव समास के, उनके एग्जाम्पल्स को हल करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप सीधे सीधे कमेंट करिए, ठीक है ना। और विजन लर्निंग पॉइंट जो है आपका किसी भी समस्या का निवारण जल्द से जल्द, यानी कि कम से कम समय में वो आपके समस्या का निवारण अवश्य करेंगे, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।